चलते जाएंगे। तो ये जो नंबर है ये भी तो एक तरह का कलेक्शन है, पर इसमें क्या हो रहा है, अगर मैं ये कलेक्शन आपको करने के लिए बोलूं या आपको, तो आप सबका जवाब यही रहेगा, बदलेगा थोड़ी ना, क्योंकि सबको पता है इंटीजर नंबर ये होते हैं। आ रही बात समझ में? तो जब ऐसा कोई कलेक्शन डिफाइन करने के लिए बोलेगा आपसे, जो आप कलेक्ट करके जब बताओगे तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी, मतलब सबका जवाब सेम आएगा, वेरी नहीं करेगा। तो आप उसको क्या बोलोगे कि सर ये कलेक्शन भी है और वेल डिफाइंड भी है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। ऐसा कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे। लेकिन अगर कोई बोले कि सेट ऑफ योर फेवरेट बुक, अब जैसे कोई बोलेगा सेट ऑफ योर फेवरेट बुक, तो आपके जवाब बदल जाएंगे। हो सकता है किसी को नॉवल पढ़ना पसंद हो, है ना, हो सकता है किसी को जैसे मुझसे अगर कोई पूछे तो मैं तो ये बोलूंगा मुझे तो आर.डी. शर्मा पढ़ना अच्छा लगता है, सिंगेज पढ़ना अच्छा लगता है ना, क्वांटम फिजिक्स पढ़ना अच्छा लगता है, तो मेरी फेवरेट बुक अलग होगी। आपसे कोई पूछेगा आपकी फेवरेट बुक, तो आप बोलोगे अकाउंट वाली बुक, इकोनॉमिक्स वाली बुक। अरे हाँ है ना, तो मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ। अब मान लो मैं पीसीएम वाले बंदे से पूछूं कि अपनी फेवरेट बुक बताओ, तो वो सबसे पहले क्या बोलेगा, मैथ्स। तो दूसरे नंबर पे क्या बोलेगा, फिजिक्स। तो तीसरे नंबर पे क्या बोलेगा, केमिस्ट्री। अगर मैं कॉमर्स वाले बच्चे से पूछूंगा कि आपकी फेवरेट बुक बताओ, तो वो पहले क्या बोलेगा, अकाउंट। तो दूसरे नंबर पे क्या बोलेगा, इकोनॉमिक्स। तो तीसरे नंबर में क्या बोलेगा, बिजनेस हिस्ट्री। मतलब और ह्यूमैनिटी वाले से पूछोगे तो वो अपनी अलग बुक बताएगा, है ना। तो हर बच्चे की अपनी फेवरेट बुक अलग अलग हो सकती है, पॉसिबल है। पूरी दुनिया में सब एक जैसी बुक तो नहीं पढ़ते होंगे, सब अलग अलग राइटर की अलग अलग बुक पढ़ते होंगे, तो फेवरेट बुक सबकी अलग अलग हो सकती है। तो जैसे ही आपसे बोला गया सेट ऑफ योर फेवरेट बुक, आप तुरंत बोल देंगे सर ये सेट नहीं है, कलेक्शन तो है बट वेल डिफाइंड नहीं, और वेल डिफाइंड नहीं है कलेक्शन, तो फिर वो कभी भी सेट की कैटेगरी में नहीं आएगा, है ना। किसी ने बोला कि सेट ऑफ योर फेवरेट एक्टर, तो सबके फेवरेट एक्टर अलग अलग हो सकते हैं। भाई कोई हॉलीवुड की मूवी देखना पसंद करता होगा तो उसके फेवरेट एक्टर हॉलीवुड वाले होंगे, कोई साउथ इंडियन की मूवी देखना पसंद करता होगा तो उसके फेवरेट एक्टर साउथ इंडियन वाले होंगे, है ना। तो सबके फेवरेट एक्टर भी क्या हो सकते हैं, पर्सन टू पर्सन अलग अलग हो सकते हैं। तो कलेक्शन कैसा होगा, वेल डिफाइंड नहीं होगा। तो क्या आप उसको सेट बोलोगे, नहीं बोल सकते। लेकिन अगर कोई आपसे ये कहे कि कोई अगर आपसे बोले कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर बताओ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर बताओ, तो आपसे पूछूंगा तो आप भी यही कहोगे 1 2 3 4 डैश 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 एंड सो ऑन। आपसे पूछूंगा आप भी यही जवाब दोगे, आप भी यही जवाब दोगे, क्योंकि नेचुरल नंबर एक ही तरह के नंबर होते हैं और वो सबको पता है क्या होते हैं, है ना। अब इसमें ये मत रखना टर्म कंडीशन, हमको नहीं पता है तो आपको नहीं पता, आपकी गलती है। पर नेचुरल नंबर में कहीं भी जाके पूछूं, जापान में भी जाके पूछूंगा तो वहां का बंदा नेचुरल नंबर का कलेक्शन यही बताएगा। अमेरिका में जाके किसी इंसान से पूछूंगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, वो भी यही जवाब देगा। यानी सबके कलेक्शन कैसे होंगे, सेम रहेंगे, वैरी नहीं करेंगे, इसलिए वो क्या हो जाएगा, वो वेल डिफाइंड कलेक्शन कहलाएगा, इसलिए वो सेट है। आ रही बात समझ में? तो ऐसा मत बोलना हाँ बेटा, नहीं ऐसा नहीं। अगर कोई बोलेगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर बताओ, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं बेटा, काउंटिंग नंबर होते हैं। और काउंटिंग नंबर जब हम बोलते हैं, डिफाइन करते हैं, तो वो नंबर कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 और ऐसे कहाँ तक जाते हैं, टिल इन्फिनाइट तक, है ना। तो अगर मैं किसी भी इंसान से पूछूंगा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर बताओ, और थोड़ी देर के लिए सपोज कर लो उसको पता है, यहाँ पे हमें ये मान के चलना होगा कि जो भी पूछा जा रहा है वो सामने वाले को पता है ना, तो वो मुझे यही जवाब देगा। इनसे पूछूंगा तो ये भी यही जवाब देंगे, ये भी यही जवाब देंगे, ये भी यही जवाब देंगे। यानी सब लोग से जब मैं अलग अलग बुलाकर यही सेम सवाल पूछूंगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर के बारे में, तो सबका आंसर यही आएगा, सेम कलेक्शन आएगा। और अगर कलेक्शन सबका पूछने पर सेम आ रहा है तो वो कलेक्शन कैसा हो जाएगा, पर्सन टू पर्सन सेम हो जाएगा ना, वेरी नहीं करेगा, सेम हो जाएगा। देखो कंफ्यूज मत हो। देखो नंबर सिस्टम में हमारे पास रियल नंबर एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है नंबर का, है ना।
उसके अंदर बहुत सारे नंबर आते हैं। एक नंबर क्या आता है बेटा? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम पता क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर। जब हमें कभी भी किसी भी चीज की काउंटिंग करनी होती है तो हम उसको कैसे काउंट करते हैं? नेचुरल नंबर के थ्रू, है ना। इसलिए वो हमेशा स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 1 2 3 4 5, और ऐसे आप इन्फिनाइट तक काउंटिंग कर सकते हो, इन्फिनाइट तक, है ना। तो अगर मैं किसी भी इंसान से कोई कलेक्शन करने के लिए कहता हूं और वो इंसान अगर मुझे वो कलेक्शन करके अपना आंसर देता है, फिर मैं उसको सेव कर लेता हूँ। फिर वही सेव कलेक्शन करने के लिए मैं किसी दूसरे इंसान को बुलाता हूँ और वही कलेक्शन दूसरे इंसान को करने को बोलता हूँ, और वो भी जब वो कलेक्शन करके बताता है तो सेम आंसर उसका वही आ रहा है जो पहले वाले इंसान का आया था। तो यहाँ पे कलेक्शन कैसा हो गया? सेम, वेरी नहीं हुआ। इसलिए ये कैसा हो गया? वेल डिफाइंड कलेक्शन। अगर ये वेरी कर जाता, अगर ये वेरी कर जाता मतलब आपका कलेक्शन अलग है, दूसरे इंसान का कलेक्शन अलग हो गया, तो फिर ये वेरी कर गया। वेरी कर गया इसलिए ये वेल डिफाइंड नहीं हो सकता, और वेल डिफाइंड नहीं है तो फिर ये सेट नहीं है। आया समझ? तो अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर पूछेंगे तो पूरी दुनिया के इंसान क्या बताएंगे? 1 2 3 4 अप टू इन्फिनाइट। अगर सेट ऑफ इंटीजर पूछेंगे तो पूरे दुनिया के इंसान, सब लोग इस सवाल का आंसर सेम यही का यही देंगे, है ना। लेकिन किसी से अगर ये पूछ बैठे हम कि सेट ऑफ योर फेवरेट क्रिकेट प्लेयर, तो सबके आंसर अलग अलग हो जाएंगे। इनके फेवरेट क्रिकेट प्लेयर अलग होंगे, इनके अलग होंगे, आपके अलग होंगे। तो मतलब सवाल में सबसे सेम पूछ रहा हूँ पर जवाब सबके अलग अलग आ रहे हैं। अलग अलग जवाब आ गया मतलब जवाब कैसा हो गया? आपका आंसर कैसा हो गया? पर्सन टू पर्सन वेरी होने लगा, बदलने लगा, चेंज होने लगा। यस। तो फिर क्या वो कलेक्शन जो मैंने करने के लिए बोला था, जिसकी वजह से हर इंसान ने अपना जवाब, अपना कलेक्शन दिया जवाब में, बट वो पर्सन टू पर्सन कैसा हो गया? चेंज हो गया, वेरी कर गया, अलग अलग आ रहा है। तो क्या वो वेल डिफाइन होगा? नहीं होगा। और वेल डिफाइन नहीं होगा तो सेट नहीं होगा। आई बात सुन। तो सेट का सिंपल मतलब बस ये है कि आपको कलेक्शन करना है, लेकिन ऐसा कलेक्शन करना है जो वेरी ना हो, सभी इंसान के लिए सेम निकल कर आए। तो नेचुरल नंबर दुनिया में सबके लिए एक जैसे होते हैं, इंटीजर नंबर दुनिया में सबके लिए एक जैसे होते हैं। या एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो बेटा मैं आपसे बोलता सेट ऑफ वॉवेल्स, है ना। मान लो बोलता सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो आपका जवाब क्या होता? नहीं ऐसे मतलब लिप नहीं हिलाना है क्या? ये आपको दे दूं, AEIOU, है ना। आपका क्या जवाब होता? AEIOU। आपका क्या होता? सेम। तो उनने बोल दिया ना सेम, मतलब क्या हो गया कि मैंने जो कलेक्शन करने के लिए बोला वो पर्सन टू पर्सन सेम आ रहा है। उन्होंने खुद ही बोल दिया सेम, सेम आ रहा है। सेम आ रहा है मतलब क्या हो गया? ये वेल डिफाइन हो गया कलेक्शन, क्योंकि ये वैरी नहीं हो रहा, चेंज ही नहीं हो रहा है, सबके लिए ये कलेक्शन सेम आ रहा है। और सेम आ गया मतलब वेल डिफाइन है, और वेल डिफाइन है मतलब ये कलेक्शन सेट कहलाएगा। आ रही है बात समझ में? लेकिन मैंने बोल दिया कि भाई सेट ऑफ योर फेवरेट सिंगर, वो अलग हो जाएगा। आपका फेवरेट सिंगर कुछ और होगा, आप किसी और को सुनते होंगे, आप किसी और को सुनते होंगे। म्यूजिक में तो सबकी चॉइसेस अलग अलग हो सकती है, पॉसिबल है ऐसा, सब एक जैसी म्यूजिक। अब भाई कोई पंजाबी इंसान है, उसको तो पंजाबी सॉन्ग ही पसंद होंगे, है ना। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ। और वैसे भी हमारे इंडिया में तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट, यहाँ पे तो भाई आप साउथ साइड जाओगे तो वहाँ के लोग अलग सुनते हैं गाना, पंजाब साइड जाओगे तो वहाँ के लोग अलग सुनते हैं, कलकत्ता चले जाओगे तो बंगाली लोग अलग गाना सुनते हैं, उनकी तो लैंग्वेज ही बदल जाती है, अपने वो गाने समझ में नहीं आएगा। नहीं आया सुनिए। तो सबके फेवरेट सिंगर दुनिया में हर इंसान के लिए अगर हम कलेक्शन करने पहुंच जाएं तो फेवरेट सिंगर का कलेक्शन पर्सन टू पर्सन अलग अलग ही आएगा। अलग अलग आएगा तो ये कलेक्शन कैसा हो गया? पर्सन टू पर्सन चेंज होने लगा, वेरी होने लगा। तो ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, सिर्फ कलेक्शन है। और जो सिर्फ कलेक्शन है, वेल डिफाइंड नहीं है, वो सेट नहीं कहलाएगा। सेट एक ऐसा कलेक्शन है जो वेल डिफाइंड होना चाहिए, मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए। सही बात। हाँ, तो ये तो बात हो गई किसकी? सेट थ्योरी के डेफिनेशन की। सेट थ्योरी की डेफिनेशन जब भी कोई आपसे पूछे तो आपको यही जवाब देना, ये मत बोलना
सर इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स नहीं होता है सेट। सेट का मतलब है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अगर आपने वेल डिफाइंड वर्ड यूज नहीं किया डेफिनेशन में तो आपकी डेफिनेशन गलत मानी जाएगी। क्योंकि आप अगर सिर्फ इतना बोल रहे हो इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका मतलब आपके अकॉर्डिंग दुनिया का हर कलेक्शन एक सेट है, और दुनिया का हर कलेक्शन एक सेट कभी नहीं हो सकता। जिसमें बहुत सारे एग्जांपल मैंने आपके सामने अभी ऐसे खड़े खड़े बोल दिए। सेट ऑफ योर फेवरेट क्रिकेटर ये कलेक्शन है बट सेट नहीं है। सेट ऑफ योर फेवरेट सिंगर ये कलेक्शन है बट सेट नहीं है। आ रही बात सुन। सेट ऑफ योर फेवरेट रिवर ये कलेक्शन है बट सेट नहीं, क्योंकि फेवरेट रिवर तो सबके अलग अलग हो सकते हैं ना। अब अमेरिका के इंसान थोड़ी ना बोलेगा हमें बड़ा तालाब पसंद है, वो तो कुछ और ही बोलेगा ना। उसके यहाँ पे जो रिवर होगी वो उसको बोलेगा। हमारे यहाँ पे हम लोग जिस जगह पे रहते हैं, हमें जो हमारे आसपास रिवर होती है जहाँ हम जाते रहते हैं अक्सर, वही नदी पसंद होगी। जहाँ हम गए नहीं, जिससे हमें देखे ही नहीं, वो हमें पसंद कैसे हो सकता है? वो हमारे दिमाग में ही नहीं आ सकता। तो फेवरेट रिवर भी आपकी अलग अलग हो सकती है। तो ये सब क्या है? ये कलेक्शन है बट सेट नहीं है। लेकिन कोई आपसे बोल दे कलेक्शन ऑफ ऑल रिवर ऑफ द इंडिया, ये सेट है। क्योंकि आप मैप उठाओगे तो आपको इंडिया की जितनी भी रिवर है वो सारी मिल जाएंगी, और वो मैप दुनिया का कोई भी इंसान उठाएगा, इंडिया का मैप जब उठाएगा तो उसे सेम नदी मिलेगी जो आपको मिलेंगी, सेम रिवर मिलेंगे। नहीं है? हाँ या ना? अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये लिखना था क्या उसमें? तो बस वो दो एग्जांपल मैंने बोला ना, एक में आप लिख देना कैपिटल A इज इक्वल टू, एग्जाम्पल में लिख देना नीचे डेफिनेशन में, उसमें लिख देना योर, है ना, फेवरेट क्रिकेटर। यस। दूसरा क्या लिख देना? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये क्या है बेटा? योर फेवरेट क्रिकेटर क्या है? योर फेवरेट क्रिकेटर क्या है? क्या ये सेट है? नहीं। तो ये सिर्फ कलेक्शन है बट वेल डिफाइंड नहीं, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? इट इज नॉट सेट। इसे क्या बोलेंगे? इट इज सेट। ये सेट है, ये हमारा सेट है। आ रही है बात समझ? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्योंकि सेट थ्योरी हमको कहाँ पढ़ाया जा रहा है? मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ाया जा रहा है। तो थोड़ा सा सेट को हम लोग मैथमेटिक्स के टर्म में समझने की कोशिश करें। तो मोस्ट कॉमन सेट इन मैथमेटिक्स, मोस्ट कॉमन सेट इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में सबसे कॉमन सेट क्या होते हैं? तो ये जो सवाल है ये आप बचपन से इसका जवाब, मतलब इसका जवाब आपको बचपन से पता है। मैथमेटिक्स में कॉमन सेट क्या होता है? जो अभी बता रहा था, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, रियल नंबर, ये सब क्या है? हमारे मोस्ट कॉमन सेट है, जो हम लोग मैथ्स में अक्सर पढ़ते हैं। जब हम क्लास 10th में थे तो पहला चैप्टर में पढ़ाया गया था रियल नंबर। उस रियल नंबर में, रियल नंबर सिस्टम के अंदर भी हमें कई सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर बताए गए थे। सबसे बड़ा सेट क्या है दुनिया का? रियल नंबर। फिर उसके अंदर अगर हम छांटने निकलें तो हमें कई अलग अलग कैटेगरी के नंबर मिलते हैं, जिसमें एक होता है नेचुरल नंबर, एक होता है होल नंबर, एक होता है इंटीजर, एक होता है रैशनल, एक होता है फिर लास्ट में रियल नंबर, है ना। तो मोस्ट कॉमन सेट ये लिख लिया, ये दो एग्जांपल लिख लेना, है ना। और सेट को हम किससे डिनोट करते हैं बेटा? कैपिटल अल्फाबेट से, ठीक है। अब देखो मोस्ट कॉमन सेट इन मैथमेटिक्स क्या है, ठीक है। मोस्ट कॉमन सेट्स इन मैथमेटिक्स, तो देखो बेटा सबसे पहले क्या आएगा? नेचुरल नंबर। सबसे पहले क्या आएगा? नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, है ना। और यहाँ पे थोड़ा सा सिंबल भी समझना, है ना। कई बार क्या होता है, हमें क्वेश्चन में सिंबल्स रिप्रेजेंट किए करके देते हैं, हम लोग क्वेश्चन में सिंबल बना के देते हैं, तो सिंबल के बारे में पता होना चाहिए। दुनिया के सभी नेचुरल नंबर का जो कलेक्शन है उसको हम किससे डिनोट करते हैं?
कैपिटल एन से। अगर कहीं भी कैपिटल एन दिख जाए तो इसका मतलब इनडायरेक्टली वो हमसे लैंग्वेज में क्या कह रहा है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर आएंगे यहाँ पे। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर ये तो एक लैंग्वेज हो गई। इसको अगर मुझे सिर्फ सिंबल से रिप्रेजेंट करना है तो मैं सिर्फ क्या बना दूंगा, कैपिटल एन। कैपिटल एन भी मैंने अगर लिख दिया तो वो कहीं ना कहीं क्या बोल रहा है, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर कर रहे हैं हम। नहीं आया? तो कैपिटल एन इज द नोटेशन ऑफ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, सबसेट। ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। ये किसका साइन है, सब सेट का, है ना। सबसेट, सेट होता है एक जो बहुत बड़ा सेट होता है, एक होता है सबसेट जो उसी सेट से निकल कर आता है। जैसे एक बड़ा सा सेट है उसमें 1 से लेके 10 तक के नंबर लिखे हैं, फिर मैंने कहा भाई इस सेट का क्या निकालो, एक सबसेट। तो आपने क्या करा, उस सेट से कुछ एलिमेंट, कुछ नंबर उठाए और उसको एक नए सेट में डाल दिया, है ना। तो जो नया सेट बनेगा वो बड़े पहले वाले बड़े सेट का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। आ रही बात सुन। जैसे अगर मान लो मैंने कहा एक सेट है, इसमें क्या है 1 2 3 4 5, फिर मैंने एक सेट और डिफाइन किया। अब उसको मैंने कैसे डिफाइन किया, इस बड़े वाले सेट से कुछ नंबर मैंने निकाले और एक दूसरे नए सेट में डाल दिए। तो ये क्या होगा, ये सेट, ये भी सेट है, ये भी सेट है, बस फर्क क्या है, ये सेट है और ये उसका सब सेट है, यानी उससे निकला हुआ एक सेट है ना। सब सेट मतलब सेट का भी एक छोटा सा सेट उससे निकला हुआ। जैसे हमारे माता पिता सेट हो गए और हम उनके सब सेट हो गए, है ना। आ रही बात सुनिए कि नहीं? तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, बस अभी आप ये समझ लो ये जो साइन है ये किसका होता है, सबसेट का साइन होता है। किसका साइन होता है ये, सबसेट का। ये कैसे बनाते हैं बेटा, जैसे आप सी बनाते हो ना वैसे ही होता है, बस इसको थोड़ा सा हम लोग लंबा करके बनाते हैं, है ना। बिल्कुल गोल नहीं बनाते, ऐसा थोड़ा सा ऐसा करके बनाते हैं, ऐसा। ठीक है, तो ये हो गया नेचुरल नंबर, है ना। फिर कौन सा आता है, मोस्ट कॉमन सेट इन मैथमेटिक्स जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, होल नंबर। क्या होता है, होल नंबर। यस, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W से, है ना। फिर एक और सेट होता है नंबर सिस्टम में जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इंटीजर। क्या बोलते हैं, इंटीजर, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल Z से, है ना। कभी कभी इसको I से भी रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। अगर इसमें Z, अगर Z लिखा है तो इसका मतलब इसमें ऑल इंटीजर आ गए। ऑल इंटीजर मतलब पॉजिटिव इंटीजर भी आ गए और नेगेटिव इंटीजर भी आ गए। बट अगर यहाँ Z के ऊपर प्लस लगा दिया जाए तो ओनली पॉजिटिव इंटीजर की बात हुई है। अगर इस Z के ऊपर में क्या लगा दूं बेटा, माइनस, तो इसका मतलब ओनली नेगेटिव इंटीजर की बात हुई है। आ रही है बात समझ में? तो इंटीजर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल Z से, है ना। इसके बाद इंटीजर के बाद क्या आएगा, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर जो सेट होता है रैशनल नंबर का, उसको हम डिनोट किससे करते हैं, Q से। Q, है ना। Q इज द नोटेशन ऑफ सेट ऑफ ऑल इंटीजर, सॉरी रैशनल नंबर। तो आप सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर बोल दो या फिर आप केवल एक साइन बना दो Q का, वो क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। किसका, ऑल रैशनल नंबर का। फिर लास्ट में आता है एक सेट जिसको हम क्या बोलते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर, और रियल नंबर जो होता है सेट, उसको हम डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल R से, R फॉर रियल। तो ये हमारे वो सेट हैं जिन्हें हम मैथमेटिक्स में मोस्टली पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो जब आपसे बोलूंगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर तो आप क्या लिखोगे, कैपिटल N। मतलब एक वर्ड था बड़ा सा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, उसी को हमने रिप्रेजेंट कर दिया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंबल से, कैपिटल N। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर का कैरेक्टराइजिंग सिंबल क्या होता है, कैपिटल N, है ना। सेट ऑफ होल नंबर का कैरेक्टराइजिंग सिंबल क्या होता है, कैपिटल W, है ना। सेट ऑफ ऑल इंटीजर का कैरेक्टराइजिंग सिंबल क्या होता है, कैपिटल Z। सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर का कैरेक्टराइजिंग सिंबल क्या होता है, Q। और सेट ऑफ रियल नंबर का कैरेक्टराइजिंग सिंबल क्या होता है, कैपिटल R। मतलब R लिखा है ना सेट थ्योरी में, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली वो क्या बोल रहा है, सेट ऑफ रियल नंबर। अगर कहीं Q लिखा है तो इसका मतलब वो इनडायरेक्टली आपसे क्या कहना चाहता है, सेट ऑफ रैशनल नंबर लिखना है आपको। अगर कहीं Z लिखा है तो इनडायरेक्टली वो आपसे क्या बोल रहा है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर लिखना है आपको।
अगर कहीं पे कैपिटल W लिखा है तो आपको इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है, सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स लिखना है। नहीं आया सुनने? तो ये क्या है, हमारे कैरेक्टराइजिंग सिंबल है उन सेट्स के जो हम मोस्टली मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। यस। अब ये जो है ना, ये सबसेट है। सबसेट का मतलब इसको आप ऐसे समझो, जब आप सारे नेचुरल नंबर लिखते हो तो उसके अंदर कौन से नंबर आ जाते हैं, होल नंबर आ जाते हैं। जरा समझना, मैं यहाँ पे लिख के भी दिखा देता हूँ, ठीक है, यहाँ अलग से लिख देता हूँ। कैपिटल N मतलब सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, और जब मैं ऑल नेचुरल नंबर लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा बेटा, 1, क्योंकि नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर होते हैं, तो हमेशा स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 और ये ऐसा चलता जाएगा टिल इन्फिनाइट तक। यस। तो ये नेचुरल नंबर है। अब जैसे मैं बोलूंगा भाई होल नंबर लिख के बताओ, तो होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0। होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं बेटा, 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 फिर वही चलेगा आगे, 1 2 3 4 डैश 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 एंड सो ऑन टिल इन्फिनाइट तक। तो आपने एक चीज नोटिस करी, जब आप नेचुरल नंबर लिखते हो तो उसमें कौन से नंबर आते हैं, वो सारे नंबर आते हैं जो कहाँ हैं, प्रेजेंट होल नंबर के अंदर। तो नेचुरल नंबर में सारे नंबर जो आप लिखते हो वो होल नंबर वाले ही नंबर है, बस क्या नहीं आया, केवल 0 नहीं आया, बाकी तो होल नंबर के सभी नंबर कहाँ आ गए, नेचुरल नंबर के अंदर आ गए। तो इसका मतलब बड़ा सेट कौन है इन दोनों में, इन दोनों में बड़ा कौन है, इसमें और इसमें बड़ा सेट कौन है, बड़ा सेट मतलब जिसमें ज्यादा एलिमेंट है, होल नंबर, क्योंकि उसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट 0 बैठा हुआ है, और नेचुरल में वही 0 नहीं आया, बाकी जितने नंबर थे वो सब नेचुरल में आ गए। तो बड़ा सेट कौन हुआ, होल नंबर, और छोटा उससे छोटा नेचुरल। तो नेचुरल क्या कहलाएगा, सबसेट किसका, होल नंबर का, क्योंकि होल नंबर से निकला है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट यहां मौजूद है बट इसके सभी एलिमेंट यहां मौजूद नहीं, क्योंकि देखो इसके सभी एलिमेंट यहां पर हैं पर इसके सारे एलिमेंट यहां नहीं है। तो ये कौन हो गया बेटा, ये कौन हो गया, बात नहीं आया, मतलब इससे ये प्रोड्यूस हुआ है, इससे ये नहीं निकला है, इसने इसे निकाला है पर इसने इसको नहीं निकाला है ना। आ रही बात सुन, नहीं आया सुन, हाँ अरे आया। तो आप ऐसा बोल सकते हो ना, ऑल नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारे, ऑल नेचुरल नंबर हम होल नंबर में भी लिखते हैं ना, ऑल नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर होते हैं, बट सभी होल नंबर नेचुरल नहीं होते, इसलिए बड़ा सेट होल नंबर है और उसी से हमने क्या निकाल लिया, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर। इसी तरह आगे देखते हैं किसके बारे में, इंटीजर। ये इंटीजर होता है हमारा। इंटीजर में बेटा क्या होता है, सारे इंटीजर नंबर आते हैं, कंप्लीट नंबर मतलब डेसिमल, इर्रेशनल मतलब रूट वाले नंबर, ये सब नहीं आते। कैसे नंबर आते हैं, कंप्लीट नंबर आते हैं, है ना, जैसे 1 2 3 4 -1 -2 -3 4 है ना, इंटीजर कहलाते हैं। तो इसमें क्या क्या आएगा, 0 1 2, बीच वाले नंबर नहीं आएंगे, डेसिमल नहीं आएगा, 3/2 नहीं आएगा, है ना, -3/2 नहीं आएगा, -√3 नहीं आएगा, √5 नहीं आएगा। ये सब कैसे नंबर है, डेसिमल में आते हैं, तो वो नहीं आएगा इसके अंदर, इसमें सिर्फ कंप्लीट नंबर आएंगे। तो और वो भी कैसे, पॉजिटिव भी आएंगे और नेगेटिव भी। हाँ अगर यहाँ Z+ लिखा होता तो फिर कौन से आते, सिर्फ पॉजिटिव वाले, यानी कि 0 1 2 3। अगर माइनस लिखा होता तो सिर्फ नेगेटिव वाले आते, -1 -2 -3। आ रही बात सुन। पर अगर Z के ऊपर कुछ भी नहीं लगा है तो मतलब ऑल इंटीजर की बात हुई है, इसका मतलब इसमें पॉजिटिव भी आएंगे और ऐसे ही चलता जाएगा टिल इन्फिनाइट तक, है ना। पर हम इन्फिनाइट लिखते नहीं है, क्यों, क्योंकि इन्फिनाइट को हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो हम ऐसा करके छोड़ सकते हैं। और ऐसे ही इंटीजर और क्या हो सकते हैं, नेगेटिव में भी हो सकते हैं। आ रहा है कि नहीं, डैश 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 डैश। तो ये हमारे क्या हो गए बेटा, ऑल इंटीजर नंबर। अब मुझे एक बात बताओ, जितने भी इंटीजर नंबर आप देख रहे हो इन्हीं में से तो नंबर निकल के कहां चले गए, होल नंबर के पास। कहां से कहां, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन इन्फिनाइट तक नहीं आया सुन। तो इसका मतलब ये छोटा सेट हो गया किसके लिए, इंटीजर वाले सेट के लिए, और इंटीजर बड़ा हो गया किसके लिए, होल नंबर के लिए। आ रही बात सुन। इसलिए हम ये कह सकते हैं ना कि होल नंबर किसका सबसेट है, इंटीजर का।
क्योंकि इंटीजर से निकला है, इसके नंबर ही उठा के हमने यहाँ डाल दिया। नहीं आया तो ऐसा बोल सकते हो ना, ऑल होल नंबर आर इंटीजर। सभी होल नंबर क्या होते हैं? इंटीजर नंबर ही होते हैं, है ना। बट क्या सभी इंटीजर नंबर होल नंबर बन सकते हैं? नहीं, क्योंकि उसमें तो -1, -2, -3 भी आते हैं, नेगेटिव वाले भी इंटीजर नंबर आते हैं, वो होल नंबर के अंदर नहीं होते। इसलिए इंटीजर बड़ा सेट है और ये छोटा। इसलिए देखो मुंह किसकी तरफ खुला है। आप वो लेस देन ग्रेटर देन पढ़ते हो ना, लेस देन ग्रेटर देन, तो ये एक्चुअल में ऐसा साइन है, इसको बनाया गया है ऐसा। यानी होल नंबर में कम नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे और इंटीजर में ज्यादा आएंगे, और सभी इंटीजर होल नंबर हम लिख सकते हैं, इसलिए होल नंबर इज द सबसेट ऑफ इंटीजर हो सकता है। बट सारे होल नंबर जो है वो हम इंटीजर में लिख सकते हैं, बट सारे इंटीजर हम होल नंबर में लिख सकते हैं, इसलिए होल नंबर छोटा होगा और इंटीजर बड़ा होगा। आ रही बात सुन? तो ये क्या हो गया? सबसेट ऑफ इंटीजर। तो आप ऐसा बोलोगे, नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर नंबर। आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा? क्या नहीं आया बोलो? आ रहा है। इसके बाद रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर क्या होता है? आपने तो पढ़ा होगा, P बाय Q के फॉर्म में लिखते हैं। रैशनल नंबर को हम कैसा लिखते हैं बेटा? P बाय Q के फॉर्म में लिखते हैं, जिसमें P और Q दोनों क्या होते हैं? हमारे इंटीजर होते हैं। दोनों क्या होते हैं? हमारे इंटीजर नंबर होते हैं। और Q कभी भी 0 नहीं हो सकता। कौन सा इंटीजर नहीं हो सकता? 0 वाला। तो P जो रैशनल नंबर होता है वो P बाय Q के फॉर्म में होता है, या इसको अलग से लिख देता हूं मैं। जो रैशनल नंबर होते हैं उसको हम डिनोट करते हैं किससे? कैपिटल Q से। और इसकी डेफिनेशन क्या है कि रैशनल नंबर हमेशा P बाय Q के फॉर्म में लिखे जाते हैं, जिसमें P जो न्यूमरेटर में है और जो डिनोमिनेटर में Q है, इन दोनों की जगह पे आप कौन सा नंबर रखते हो, इसको हम क्या पढ़ते हैं? बिलोंग्स टू। क्या पढ़ते हैं? बिलोंग्स टू, है ना। तो P और Q किसको बिलोंग कर रहे हैं? इंटीजर को। किसको बिलोंग करते हैं? इंटीजर को। मतलब ऊपर भी इंटीजर आएगा और नीचे भी इंटीजर आएगा, है ना। बट उसमें भी एक खास बात क्या है कि नीचे जो Q है वो सभी इंटीजर ले सकता है, बट 0 वाला इंटीजर नहीं ले सकता, क्योंकि अगर नीचे 0 आ गया तो ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन हो जाएगा, है ना। नीचे अगर 0 आ जाता है किसी भी फ्रैक्शन में, वो नॉट डिफाइन बन जाता है। डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता। न्यूमरेटर हो सकता है 0, बट डिनोमिनेटर नहीं हो सकता। तो रैशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल Q से, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ P बाय Q, जिसमें P और Q जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप देख रहे हैं, वहां पे हम हमेशा इंटीजर नंबर रखते हैं, जिसमें डिनोमिनेटर वाले Q को हम सभी इंटीजर दे सकते हैं, बट 0 वाला इंटीजर डिनोमिनेटर में नहीं दे सकते, है ना। ये होते हैं हमारे रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर अगर कोई पूछे कि लिख के बताओ क्या होगा, तो 2/3, 4/5, है ना, 6/2, ये सब क्या है? रैशनल नंबर है ना। इवन ये जो इंटीजर है ना, ये भी क्या है? हमारे रैशनल नंबर है। जैसे कि 4 लिखा है, अब जरा समझना, 4 क्या है? इंटीजर। अच्छा, 4 इंटीजर है और 4 ही क्या है? रैशनल नंबर भी है, बट अभी नहीं है। इसको अगर रैशनल नंबर बनाना है, इस इंटीजर वाले नंबर को अगर किस में बदलना है? रैशनल वाले नंबर में। तो आपको डिवाइड में क्या लेना होगा? 1। जैसे आप डिवाइड में 1 ले लोगे तो होगा क्या कि अभी भी ये क्या है? 4 ही है, क्योंकि 4 को 1 से डिवाइड करोगे तो 4 ही आएगा। बट मैंने इसको P बाय Q के फॉर्म में लिख दिया है, इसलिए अब ये इंटीजर के साथ साथ रैशनल नंबर भी कहलाएगा, है ना। और वही शर्त पूरी कर रहा है, न्यूमरेटर में भी इंटीजर और डिनोमिनेटर में भी इंटीजर आया, और डिनोमिनेटर 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है? ये रैशनल नंबर है। और इसी को आप चाहो तो 1 हटा के क्या बोल सकते हो? इंटीजर। नहीं है, या फिर इसको सॉल्व कर दो आगे स्टेप में, तो 4 बन जाएगा डिवाइड करने के बाद। तो 4/1 रैशनल है, डिवाइड करने के बाद 4 आएगा, तो वो क्या बन जाएगा? वो इंटीजर हो जाएगा। तो सारे इंटीजर नंबर भी क्या होते हैं बेटा? रैशनल। क्योंकि हम सारे नंबर में क्या कर सकते हैं? डिवाइड बाय 1, डिवाइड बाय 1, डिवाइड बाय 1, तो वो P बाय Q के फॉर्म में आ जाएगा, जिसकी वजह से उसे हम रैशनल भी बोल पाएंगे। तो इसका मतलब सारे इंटीजर क्या है? रैशनल नंबर भी हैं। और कुछ ऐसे भी नंबर हैं जो इंटीजर नहीं हो सकते, बट फिर भी वो रैशनल तो होंगे। जैसे
2/3, क्या 2/3 इंटीजर है? नहीं, क्योंकि ये तो डेसिमल में आएगा ना भाई। 4/1 रैशनल है क्योंकि p/q के फॉर्म में लिखा, बट ये डेसिमल में तो नहीं आएगा ना, डिवाइड करने के बाद कितना आएगा? 4 आएगा। 4 इंटीजर होता है, नहीं आया समझ में? तो सारे इंटीजर नंबर क्या है? रैशनल है, क्योंकि हम उनको डिवाइड बाय 1 लिख सकते हैं। बट कुछ ऐसे भी नंबर होते हैं जो इंटीजर नहीं है, क्योंकि वो डेसिमल में आ रहे हैं डिवाइड करने के बाद, इसलिए वो इंटीजर नहीं है। जैसे 2/3 डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये क्या इंटीजर होगा? नहीं। बट p/q के फॉर्म में तो लिखा है ना, जिसमें p भी इंटीजर है और q भी इंटीजर है, और नीचे 0 भी नहीं आया, तो ये रैशनल तो होगा बट इंटीजर नहीं होगा, है ना? तो इसका मतलब एक बात क्लियर हो गई, रैशनल वाले सेट में सारे इंटीजर नंबर तो आते ही हैं, प्लस वो नंबर भी आते हैं जो डेसिमल होते हैं, जो डिवाइड करने के बाद p/q वाले नंबर को डिवाइड करने के बाद डेसिमल होते हैं, वो भी आते हैं। जैसे 2/3, 4/5, है ना? 4/5, 6/2, क्योंकि इसे कैंसिल करोगे तो कितना आएगा? 3 को मैं डिवाइड बाय 1 लिख दूंगा। देखो 2 1 जा 2 3 जा, तो ये आया कितना? 3/1। ये है रैशनल, क्योंकि p/q के फॉर्म में लिखा है, हाँ या ना? 1 हटा दोगे तो यही आपका क्या बन जाएगा? इंटीजर। और अगर 1 लगा है तो रैशनल। नहीं है तो दुनिया के सारे इंटीजर क्या बन सकते हैं? रैशनल। पर दुनिया के सारे रैशनल इंटीजर नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें ऐसे नंबर भी हैं जो डेसिमल में आते हैं p/q के फॉर्म में लिखने के बाद, और जो डेसिमल होता है वो कभी इंटीजर नहीं हो सकता। आ रहा है समझ में? तो इसका मतलब बड़ा सेट कौन है? रैशनल, क्योंकि इसके पास सारे इंटीजर हैं, प्लस वो भी हैं जो इंटीजर तो नहीं है बट डेसिमल है, वो भी है इसके पास, और इसके पास सिर्फ इंटीजर है। तो इंटीजर क्या हो गया? एक छोटा सेट, और रैशनल क्या होगा? एक बड़ा सेट। और इस रैशनल्स के सारे नंबर हम इंटीजर में लिख सकते, मतलब इस रैशनल के पास बहुत सारे नंबर है, पर इसमें से हम वो नंबर जो इंटीजर है वो यहां लिख सकते हैं, बट बाकी नंबर नहीं लिख सकते। तो ये छोटा सेट हो गया और ये बड़ा सेट, यानी ऑल इंटीजर रैशनल नंबर हो सकते हैं बट ऑल रैशनल इंटीजर नहीं हो सकते। तो इंटीजर इज द सबसेट ऑफ रैशनल नंबर कहलाएगा। नहीं आया समझ में? और फिर इसकी तो बात ही छोड़ दो, ये तो सबके पापा है ना? ये तो सबके पापा है, इसमें सारे नंबर आ गए, डेसिमल, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इरैशनल नंबर, सारे नंबर है ना? तो सबसे बड़ा सेट कौन होता है हमारा? सबसे बड़ा सेट होता है रियल नंबर, सबसे बड़ा, है ना? और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें, किसकी? कॉम्प्लेक्स नंबर। ये नंबर शायद आपके सिलेबस में नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं है आपके सिलेबस में। कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग कोर मैथ्स में देखते हैं, वो इन सबसे बड़ा सेट है, रियल से बड़ा सेट है। एक डिफरेंट नंबर सिस्टम होता है, उसमें रियल भी आता है और इमेजिनरी भी आता है, तो वो सबसे बड़ा सेट है, वो सबसे बड़ा नंबर है ना? तो उसको मैं भी वहां पे हिडन करके रख रहा हूँ, उसको अभी नहीं ले रहा हूँ। तो ये समझ में आया कि नहीं आया? मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा कॉमन सेट कौन से यूज होते हैं? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, रियल। इसमें नेचुरल नंबर किसका सबसेट है? होल नंबर का, है ना? नेचुरल नंबर किसका सबसेट है? होल नंबर का। यस, क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर आप लिखते हो वो सब होल नंबर के अंदर आते हैं, बट सारे होल नंबर नेचुरल के अंदर नहीं आते, इसलिए होल नंबर बड़ा हो गया सेट और नेचुरल छोटा, उससे निकला हुआ। तो नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर, एंड होल नंबर इज द सबसेट ऑफ इंटीजर, क्योंकि जितने भी होल नंबर आप लिखते हो वो सब इंटीजर भी होते हैं, बट सारे इंटीजर आप होल नंबर में नहीं लिखते हो, क्योंकि उसमें नेगेटिव इंटीजर भी आते हैं। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे? होल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर। ऐसे ही इंटीजर जो होता है उसमें सारे नंबर हमारे रैशनल वाले आते हैं, है ना? मतलब इंटीजर के अंदर जो नंबर आते हैं, मतलब जितने भी इंटीजर आप लिखते हो वो रैशनल होते हैं, बट क्या सारे रैशनल होते हैं? नहीं, इसलिए ये छोटा है और ये बड़ा है, तो इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर। आ रही बात सुन? और इसी तरह रैशनल नंबर क्या होगा? सबसे छोटा, किससे? रियल नंबर से, क्योंकि इसके अंदर जो नंबर लिखोगे आप वो रियल में आएंगे, बट रियल में और भी ऐसे नंबर है जो आप इसके अंदर नहीं लिख सकते, जैसे √3, √5, रूट वाला कोई भी नंबर इसमें नहीं आ सकता। आ रही बात सुन? हाँ या ना? तो ये होते हैं हमारे मोस्ट कॉमन सेट इन मैथमेटिक्स। ठीक है, अगला टॉपिक लिखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट।
थक गए? इसको नोट करना है तो नोट कर लो इसको। समझ में आया कि नहीं? नहीं है। सिंबल याद रखना है ना, क्योंकि मैथ्स वाले क्या करते हैं ना, ज्यादा लैंग्वेज यूज नहीं करते। वो लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन में सिंबल को लगा के देते हैं। तो कहीं कैपिटल Z लिखा होगा तो सेट ऑफ ऑल इंटीजर की बात हुई है, Z के ऊपर प्लस लिखा होगा तो पॉजिटिव इंटीजर, Z के ऊपर माइनस है तो नेगेटिव इंटीजर, Q लिखा है तो ऑल रैशनल नंबर की बात हुई है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसे हम कैटेसाइन सिंबल बोलते हैं। इसका यूज पता कहाँ होगा? सेट को जब हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो वहां ये ज्यादा यूज होगा। सेट को रिप्रेजेंट करने के दो डिफरेंट फॉर्म होती है। एक होती है रोस्टर फॉर्म, है ना, जिसे हम टैबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो दोनों फॉर्मेट में सेट को लिखने का तरीका क्या है वो हमें अभी सीखना है। ठीक है, तो अगला टॉपिक लिखूं, इसको नोट, हाँ कर लो, नोट कर लो। देखो यार, थोड़ा सा बोर करेगा सेट शुरू में, क्योंकि थ्योरी है, नाम ही है सेट थ्योरी, इसमें सिर्फ थ्योरी है ना। लेकिन आपको सीखना पड़ेगा। पूछो क्यों? सेट बनेगा तो ही फंक्शन बनेगा। फंक्शन टफ है, उसमें डोमेन है, रेंज है ना। लेकिन वो आपको समझ में तब आएगा जब आपको सेट और रिलेशन दोनों बनेगा। तो पहले सेट सीखेंगे, देन इसके बाद रिलेशन, फिर उसके बाद फंक्शन। कंप्लीट हो गया चैप्टर, और इजी है, ऐसा नहीं है। मेरे को तब दिक्कत होती है फंक्शन पढ़ाने में जब रिलेशन नहीं पता होता आपको। तो रिलेशन समझ में आ जाएगा ना तो फंक्शन ऑटोमेटिक बनेगा, पूरा बनेगा, बहुत अच्छे से बनेगा। हाँ, क्यू को रैशनल बोलते हैं, वहां ऊपर लिखा है कोने में। क्यू इज द नोटेशन ऑफ ऑल रैशनल नंबर। हो गया, नोट कर लिया। अब लिखो अगला टॉपिक, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट को रिप्रेजेंट करने के दो फॉर्मेट होते हैं, यानी किसी भी सेट को अगर हमें लिखना है या रिप्रेजेंट करना है तो उसको हम दो डिफरेंट वेज होते हैं जिससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक होता है रोस्टर फॉर्म, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ये सिर्फ नाम है, आपको सिर्फ नाम याद रखना है। इसको लिखते कैसे वो मैं आपको यहां समझाऊंगा, ठीक है, बस नाम याद रखना। एक होता है रोस्टर फॉर्म जिसमें हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो पहले लिखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, लिख दिया। अब इसके नीचे पहला नंबर लिखो रोस्टर फॉर्म, ROSTER, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर ROSTER, रोस्टर फॉर्म। दूसरा लिखना सेट बिल्डर फॉर्म, SET, सेट बिल्डर, BUILDER, बिल्डर फॉर्म, FORM, सेट बिल्डर फॉर्म। ये दो केवल नाम है ना। ये केवल दो नाम है ना, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। तो किसी भी सेट को जब हमें रिप्रेजेंट करने के लिए कहा जाता है तो हम उस सेट को दो डिफरेंट वेज हैं जिससे हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहले बेस का नाम है रोस्टर फॉर्म, दूसरा जो डिफरेंट बेस है जिससे हम किसी सेट को रिप्रेजेंट करेंगे उसका नाम है सेट बिल्डर फॉर्म। तो पहले हम क्या सीखेंगे? रोस्टर फॉर्म। पहले हम क्या सीखेंगे? रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में हम लोग कैसे किसी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं वो आप लिख लो, मैं लिखवा देता हूं। किसी भी सेट को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं रोस्टर फॉर्म से तो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है रोस्टर फॉर्म में, उसका तरीका मैं आपको लिखवा रहा हूं। तो लिख लो, elements are being separated
एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास, अच्छा, एलिमेंट्स आर बीइंग separated by commas and are enclosed within braces, उसका नाम होता है कर्ली ब्रैकेट। विद इन ब्रेसेस, कौन सा ब्रेसेस है भाई, कौन सा ब्रैकेट है, ये बना देना। कर्ली होते ना यार भाई, क्या है ना, कर्ली है, यही ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग कर्ली ब्रैकेट, है ना। तो सेट में जो ब्रैकेट आता है, सेट में जो ब्रैकेट आता है वो ये होता है कर्ली ब्रैकेट, है ना। सेट में जो ब्रैकेट आता है ना वो ये होता है कर्ली ब्रैकेट। क्या हो, क्लास है क्या, कौन सी क्लास? 5, ये कंप्लीट कर दो रोस्टर फॉर्म, है ना, एक फॉर्म मतलब कंप्लीट करके। देखो मैं अब क्या बोल रहा हूं, सुनना ध्यान से। जब भी हम किसी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में, जब हम किसी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके दो फॉर्म होते हैं। पहला कौन सा है, रोस्टर फॉर्म, इसे टैबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टैबुलर फॉर्म, पर आप रोस्टर ही पढ़ो क्योंकि बुक में रोस्टर दिया रहता है। रोस्टर फॉर्म में जब किसी सेट को रिप्रेजेंट करना होता है तो क्या तरीका होता है सेट को रिप्रेजेंट करने का, तो इसमें हम ऐसा बोलते हैं कि जो भी आपको सेट डिफाइन किया गया है, अगर आप उसे रिप्रेजेंट करना चाहते हो रोस्टर फॉर्म में, तो आपको उस सेट के अंदर कलेक्ट होने वाले जितने भी एलिमेंट हैं उन्हें सेपरेटेड बाय कॉमास लिखना होगा, सेपरेटेड बाय कॉमास लिखना होगा। और कहां लिखना होगा, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना होगा। जैसे अगर मान लो मैंने एक सेट डिफाइन किया, वो क्या है, सेट ऑफ वॉवेल्स। मैंने एक सेट डिफाइन किया, वो क्या है, सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे कलेक्ट होने के लिए इस सेट के अंदर, इस डिफाइन सेट के अंदर, जो वॉवेल्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट में कौन कौन होते हैं वॉवेल्स, तो ए कॉमा ई ओ आई यू। आ रहा समझ में, अरे यस, तो ये हमारे क्या हो गए एलिमेंट, और उनको हमने कैसे कलेक्ट किया है, सेपरेटेड बाय कॉमास, और कहां किया है, विद इन कर्ली ब्रेसेस, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर। तो इस फॉर्मेट में जब आप किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करते हो तो इसे हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रोस्टर फॉर्म। सेट को रिप्रेजेंट किया गया है रोस्टर फॉर्म में, इसको नाम दे दो कैपिटल अल्फाबेट कोई भी ए। तो जब भी आप सेट को रिप्रेजेंट करेंगे रोस्टर फॉर्म में, तो एक बात का ध्यान रखना, जो भी सेट आपको डिफाइन किया जाएगा रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए, तो रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होगा उस सेट में कि कलेक्ट होने वाले सभी एलिमेंट को आप सेपरेटेड बाय कॉमास लिखेंगे, कहां पे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर। जैसे अगर मान लो मैंने एक सेट डिफाइन किया, आप जो भी एलिमेंट कलेक्ट कर रहे हो सेट के अंदर, याद रखना सभी एलिमेंट कैसे होंगे, सेपरेटेड बाय कॉमास होंगे। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया 1 2 3 ए 5 बी, ये क्या है, मेरा एक सेट। और ये सेट मैंने कैसा लिखा है, इस सेट में कर्ली ब्रैकेट दिखाई दे रहा है आपको, और उसके अंदर आने वाले सभी एलिमेंट कैसे हैं, सेपरेटेड बाय कॉमास। इसे हम काउंट करेंगे कैसे, 1 2 3 4 5 6, कितने एलिमेंट है इसके अंदर, 6। सेट के अंदर जो भी आप कलेक्शन करते हो, जिस भी डेटा का कलेक्शन करते हो,
सेपरेटेड बाय कॉमास, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन सारे डेटा को एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट। सेट के अंदर जो भी आप कलेक्शन करोगे उनका नाम, उन सबका जनरल नाम क्या होगा? एलिमेंट। उन्हें हम एलिमेंट बोलते हैं, है ना। तो सेट क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है ना। जैसे आप ऑब्जेक्ट बोल रहे थे, टेक्निकली वो क्या कहलाता है? एलिमेंट्स कहलाता है। तो जब भी हम रोस्टर फॉर्म में कोई सेट रिप्रेजेंट करेंगे तो उस सेट को रिप्रेजेंट करते वक्त कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे और उसके अंदर कलेक्ट होने वाले जो भी उस सेट में एलिमेंट है उन्हें सेपरेटेड बाय कॉमास लिख देंगे, सभी एलिमेंट को। अब जरा ध्यान से देखना, और सेट को डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल अल्फाबेट से। अब एक बात सुनना मेरी, यहां पे ना एक वर्ड आता है, एक सिंबल है, देखो ये क्या है? सी। ये क्या बनाया मैंने? सी। अब इसके बीच में एक लाइन खींच दो, तो इसे पता है क्या बोलते हैं हम लोग? बिलोंग्स टू, है ना। इस नोटेशन को हम बोलते हैं बिलोंग्स टू, या फिर एलिमेंट ऑफ, या फिर एलिमेंट ऑफ। इस नोटेशन को, इस सिंबल को हम लोग रीड क्या करते हैं? बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, या फिर एलिमेंट ऑफ। तो जैसे अगर मैं आपसे ये बोलूं, मैं अगर मान लो यहां पे ऐसा लिखूं, 1 बिलोंग्स टू बी। देखो इसको क्या क्या लिखा है? ये 1 बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब पता है क्या हुआ? 1 इज द एलिमेंट ऑफ बी, 1 इज द एलिमेंट ऑफ बी, है ना। 1 बिलोंग्स टू बी का मतलब होता है 1 इज द एलिमेंट ऑफ बी। भाई 1 बी सेट के अंदर है कि नहीं? तो 1 बी सेट का क्या है? एक एलिमेंट। इसी तरह अगर मैं यहां पे लिखूं तो आप इसे क्या पढ़ोगे? इसे आप या तो ऐसा बोलोगे 2 बिलोंग्स टू बी, या फिर दूसरे शब्दों में क्या बोलोगे? 2 इज द एलिमेंट ऑफ बी सेट, यानी कि बी सेट का एक एलिमेंट 2 है। अच्छा, अगर मान लो मैं ऐसा लिख दूं 4 बिलोंग्स टू बी, तो क्या ये सही है इस सेट के लिए? ये सेट है आपके सामने और जो मैंने लिखा है, क्या ये सही लिखा है? यहां लिखा है मैंने 4 बिलोंग्स टू बी, दैट मींस 4 इज द एलिमेंट ऑफ बी। तो बताओ बी सेट में 4 दिख रहा है कहीं? तो क्या 4 बी सेट का एलिमेंट हो सकता है? मैंने यहां पे क्या लिखा है? 4 बिलोंग्स टू, ये देखो, इसको देखो, ये सही है। ये सही है या गलत? ये ट्रू है या फॉल्स? ट्रू, क्योंकि 1 इज द एलिमेंट ऑफ बी, 2 इज द एलिमेंट ऑफ बी। अब बताओ ये जो लिखा है ये ट्रू है या फॉल्स? ये फॉल्स है, क्योंकि 4 बिलोंग्स टू बी हो ही नहीं सकता, क्योंकि बी सेट जो डिफाइन किया है आपने उसके अंदर जो एलिमेंट आए हैं उसमें 4 तो प्रेजेंट ही नहीं है, तो 4 बी सेट का एलिमेंट नहीं हो सकता। तो ये क्या हो गया? फॉल्स। इसे आप क्या बोलोगे भाई? ये फॉल्स। ये सब क्या है हमारे? अगर हम इसी को एग्जांपल लेके समझे तो ये क्या है हमारा? ये हमारा ट्रू है, ये भी हमारा क्या है? ट्रू है। अरे आ रहा है कि नहीं? लेकिन अगर मैं ऐसा लिख दूं 4, बड़े ध्यान से देखना, 4, ये क्या है अभी? बिलोंग्स। इसको क्रॉस कर दो, बिलोंग्स बना के क्रॉस कर दो, तो इसे हम पता क्या बोलते हैं? डज नॉट बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं? डज नॉट बिलोंग्स टू। अब क्या बोल रहा है ये? 4 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो ये सही है गलत? इसके लिए सही है, क्योंकि 4 तो बी को बिलोंग नहीं कर रहा, क्योंकि 4 बी सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं है। आ रही है बात सुन कि नहीं? तो ये नोटेशन होते हैं जो आपको पढ़ना आना चाहिए। तो इसे क्या बोलोगे? डज नॉट बिलोंग्स टू। तो 4 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। लेकिन अगर ऐसा लिखा है तो बिलोंग कर रहा है, तो यहां तो है ही नहीं, तो ये फॉल्स है। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ट्रू। ये हो जाएगा ट्रू। अरे आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो ये हो गया अपना, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बस थोड़ा सा, तो 2 मिनट भेज दो ना उनको अंदर, भेज दो, क्लास खत्म ही हो गई है, ठीक। अब जो ये सेट है ना, इसमें एलिमेंट का ऑर्डर नहीं होता है। सेट को जब हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो उस समय जो एलिमेंट आप सेट के अंदर लिखते हो उन एलिमेंट का कोई अपना पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं होता। इसको आगे पीछे भी लिख सकते हो। जैसे मान लो मैंने एक सेट लिखा है ना, और सेट में मैंने क्या डाल दिया? 1 2 A B 5 और 3। अब जरा ध्यान से देखना,
बी वाले सेट में कितने एलिमेंट थे, जरा ध्यान से देखना, बी वाले सेट में कितने एलिमेंट थे, आ जाओ आ जाओ, अरे आ जाओ, बी वाले सेट में कितने एलिमेंट थे, 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट थे। ए वाले सेट में कितने एलिमेंट थे, 1 2 3 4 5 6। तो जो जितने एलिमेंट बी सेट में थे उतने ही एलिमेंट ए सेट में, और जितने जो जो एलिमेंट बी सेट में आए थे वो सभी एलिमेंट ए सेट में भी प्रेजेंट है। मतलब दो बातें नोटिस करी आपने, दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे है, इक्वल है, 6 इधर भी एलिमेंट है 6 उधर भी है, और जो 6 एलिमेंट यहां प्रेजेंट है वही 6 एलिमेंट यहां भी प्रेजेंट है। नहीं आया सुन? तो इसका मतलब ये हुआ कि बी सेट और ए सेट आपस में कैसे हो गए, इक्वल। यहां ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, जो भी आप सेट रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो उसके अंदर जो भी एलिमेंट आए हैं सेपरेटेड बाय कॉमास, उनका ऑर्डर लिखने का आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे यहां 1 2 3 A5B आया, यहां क्या आया 1 2 A3B5, जो एलिमेंट यहां वही वहां भी है, बस क्या हो गया आगे पीछे बैठे। अब जैसे इस क्लास में आप रोज आके बैठते हो, कभी आपकी सीट यहां होगी कभी आपकी सीट वहां होगी, पर आप होगे तो इसी क्लास के स्टूडेंट ना, हम आपको अलग तो नहीं कहेंगे कि आप उधर बैठ गए तो आपका नाम बदल देंगे, अब आपका नाम कुछ और रख देंगे। तो वैसे ही है सेट में, जब आप रोस्टर फॉर्म में कोई सेट रिप्रेजेंट करोगे तो उसमें कलेक्ट होने वाले एलिमेंट जिसको आप सेपरेट बाय कॉमास लिखते हो उसका ऑर्डर लिखने का कुछ भी हो सकता है। तो ऑर्डर डजंट मैटर, है ना, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट नॉट मैटर, कोई मैटर नहीं करेगा, ठीक है। अरे आरी बात सुनो, तो ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट डज नॉट मैटर, इसमें कोई मैटर नहीं है, आप कहीं भी उसको लिख सकते हो आगे पीछे, ठीक है कि नहीं। दूसरा पॉइंट मैं बाद में बताऊंगा, ये तो वो सर इसको फिर आगे कंटिन्यू करेंगे ना। अभी बस जो नए बच्चे ना उनको कल नहीं बुलाऊंगा मैं, क्योंकि इनका एक चैप्टर चल रहा है लॉग, वो कल खत्म हो जाएगा। तो जो अगली क्लास रहेगी ना आपकी, वहां से फिर मैं कंटिन्यू करूंगा इसी को। समझ में आया? बाय बच्चों।